हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक रिवीजन सीरीज, है ना। ये रिवीजन सीरीज आपकी यूनिट 7 की रहने वाली है, जिसमें हम लोग यूनिट 7 को पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको करा रखा हुआ है, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा हो डिटेल में, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आपको डिटेल में करना चाहिए, वैसे तो मैं यहाँ रिवीजन सीरीज में उसको कवर करूंगी, बट स्टिल अगर आपको लगता है देखना चाहिए तो आप डिटेल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये रिवीजन सीरीज रहने वाली है, तो रिवीजन सीरीज की तरह ही हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। सिर्फ मेन पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा डिटेल में ही आपका मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें करा रखी हुई हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेन की पॉइंट जो है उनको लेके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी वो रहेगा आपका यूनिट 7 का ए सेक्शन, है ना। अब पहले समझ लो यूनिट 7 के ए सेक्शन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले तो ये समझ लो। अगर यूनिट 7 के ए सेक्शन में बात करूं, देखो ये यूनिट कौन सी है, पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, ठीक है। पहले तीनों टर्म्स का मतलब समझ लो। पेडागोजी कहने का मतलब क्या है, चाइल्ड, ठीक है, स्टडी ऑफ चाइल्ड, जब हम बच्चे की स्टडी करते हैं। एंड्रोगोजी कहने का मतलब क्या है, एडल्ट की स्टडी करना है। असेसमेंट की कई सारे इसमें टूल को पढ़ेंगे, ठीक है, पोर्टफोलियो हो गया, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हो गए, है ना। असेसमेंट के कौन कौन से टूल्स होते हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा असेसमेंट के लिए फ्लैंडर इंटरैक्शन आता है, गैलोवे आता है, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बात की सेक्शन में आएगा। अभी यूनिट 7 में हम देखें तो हमको यहाँ पे समझना है कि पेडागोजी क्या होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। पहले समझ लो ये है क्या, पेडागोजी क्या होती है। फिर समझना है हमें पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होती है। पेडागोजिकल, देखो पेडागोजी क्या है और पेडागोजिकल एनालिसिस क्या क्या है, उन दोनों को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। अब ये उसके कंसेप्ट क्या है, उसके स्टेजेस क्या है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्रिटिकल पेडागोजी, ठीक है। तीन चीजें, तीन पॉइंट हुए ना, पेडागोजी हो गया, पेडागोजिकल एनालिसिस हो गई, क्रिटिकल पेडागोजी हो गई। क्रिटिकल पेडागोजी में हम लोग देखेंगे क्या उसकी मीनिंग है, क्या नीड्स है, क्या इसकी इम्प्लीकेशन है टीचर एजुकेशन में, है ना। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग। आप टीचिंग को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो जब टीचिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वहां पे 3 लेवल्स को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। 3 लेवल्स को पढ़ते हैं। अब इसी के अंदर ये सब हेडिंग्स है, आपकी मेमोरी लेवल, ठीक है। फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। समझ में आया टॉपिक। हमने क्या पढ़ना है, पहले पेडागोजी पढ़ना है, समझ लो पहले, क्योंकि आगे मैं जैसे जैसे प्रोसीड करूंगी तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या देखा है पहले। पेडागोजी, फिर पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होती है, फिर क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैसे जो ऑर्गेनाइज करते हैं टीचिंग को, उसको कितने लेवल पे हम लोग टीचिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंड्रोगोजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंड्रोगोजी इन एजुकेशन, ठीक है। एंड्रोगोजी इन एजुकेशन, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसकी क्या सेल्फ, ये क्या होती है, एंड्रोगोजी एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। यहाँ पे हम एडल्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ कॉम्पिटेंसीज भी होती हैं, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका थ्योरी, ठीक है। मेलकम नॉवेल्स, कई बार पूछा गया हुआ है इस थ्योरी से क्वेश्चन, ठीक है। क्या थ्योरी है एंड्रोगोजी की मेलकम नॉवेल्स में, मेलकम नॉवेल्स ने एक थ्योरी दी थी, उसको यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डायनेमिक क्या मॉडल जो है लर्नर ऑटोनॉमी, ठीक है। फिर इसको देखेंगे। तो ये पूरा हम लोगों को अभी यूनिट 7 के ए सेक्शन में पढ़ना है। क्लियर है बातें, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए सिलेबस को समझने में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो, अभी मैंने आप लोग को क्या बताया कि पेडागोजी क्या होती है। पेडागोजी क्या है आपका, एक साइंस है। पेडागोजी क्या है, इज द साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। पेडागोजी क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों की स्टडी करते हैं, ठीक है। पेडागोजी क्या है, चाइल्ड की साइकोलॉजी जो है, चाइल्ड की जो स्टडी है उसको यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका की पॉइंट भी बता रही हूँ। पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग, इट इज द साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्मल सिचुएशन। पेडागोजी क्या है, टीचिंग है, साइंस है, ठीक है। साइंस है टीचिंग की, ठीक है। विज्ञान है, जहां पे हम क्या करते हैं, कुछ मतलब आर्टिस्टिक वे में, क्रिएटिव वे में, साइंटिफिकली प्लान करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को, है ना। अपने इंस्ट्रक्शन को प्लान करते हैं। ये जो वर्ड है पेडागोजी, वो 2 वर्ड से निकल के आया है।
पैडागोगस या फिर पैडागोगिया, ठीक है, याद रखना आपको। पैडा का मतलब क्या होता है चाइल्ड, एंड गोगस का मतलब क्या होता है लीड, टू लीड द चाइल्ड, है ना। इसका पूरा मतलब अगर मैं बात करूं पूरे मतलब की, पूरी मीनिंग की, तो क्या है, टू लीड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड। तो पेडागोजी को सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, पेडागोजी का मतलब ही यही होता है टू लीड द चाइल्ड, ठीक है, टू लीड, एक सेकेंड, टू लीड चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड को लीड करना या फिर गाइड करना उसको, ठीक है, या फिर उसको गाइड करना, ये होती है आपकी पेडागोजी। अब मैं इसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे बता दे रही हूँ, आगे और भी है, ये की पॉइंट की तरह अपने कॉपी में बना लो, जस्ट अ सेकेंड। ये पेडागोजी के की पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पीछे लिखे हुए हैं, आप डिटेल में जाके इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। पहला की पॉइंट क्या है यहाँ पेडागोजी का, यहाँ पे हाउ टीचर्स टीच इन थ्योरी इन प्रैक्टिस, ठीक है। पेडागोजी में हम क्या देखते हैं, हाउ टीचर्स टीच इन थ्योरी और इन प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब थ्योरी या फिर प्रैक्टिस में वो कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, ये देखा जाता है, ये मतलब किस तरह वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे वो टीच कर रहे हैं उन्हें, ठीक है, तो ये वो देखते हैं हम लोग पेडागोजी में। दूसरी बात आती है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होती है, ये एक तरीके का टीचिंग अप्रोच है, ठीक है, स्टडी ऑफ टीचिंग अप्रोच एंड हाउ दे अफेक्ट लर्नर, मतलब सिंपल से ऐसे समझो, यहाँ पे हम देखते हैं जो टीचर्स हैं वो कौन सी टीचिंग अप्रोचेस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं और किस तरह से वो बच्चों पे इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे वो जो टीचिंग अप्रोचेस का वो जो यूज कर रहे हैं वो बच्चों पे कैसे प्रभाव डाल पा रहे हैं, है ना, ये कहने का मतलब है यहाँ पे स्टडी ऑफ टीचिंग। जस्ट सेकेंड, जो लोग की पॉइंट में लिखना चाह रहे हो तो ये स्लाइड में जो मैं लिख रही हूँ वो लोग वो लिखना, ठीक है। स्टडी ऑफ टीचिंग अप्रोचेस एंड हाउ दे अफेक्ट द चिल्ड्रन, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसको, ठीक है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट मैंने अभी क्या बोला, पेडागोजी क्या है, आर्ट है, साइंस है ना, एक तरीके से कह सकते हो प्रोफेशन है टीचिंग का। पेडागोजी क्या है, आर्ट है, पेडागोजी क्या है, आर्ट है और साइंस है, साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है, क्लियर है बातें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। अभी ये दो वर्ड से मैंने बताया, पहला वर्ड क्या था, पेडागोज, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, वो ग्रीक वर्ड क्या है आपका, पैडागोगस, ठीक है, गोगस। इसमें पैडा का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड, पैडा का मतलब क्या है आपका चाइल्ड, है ना, और गोगस का मतलब क्या है, एगोगस, ठीक है, गोगस का मतलब क्या है आपका, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एगोगस का मतलब क्या होता है कि लीड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड और गाइड द चाइल्ड, ठीक है, क्लियर है सबको ये बातें कि पेडागोजी क्या होता है। सिर्फ सिंपल से हम लोगों ने यहाँ पे पेडागोजी देख ली है कि पेडागोजी होता क्या है, इसको पेडागोज कर लो, पेडागोज, ठीक है, या फिर पेडोस कर लो, सॉरी कंफ्यूज हो गई, इधर गॉज भी आ गया, पेडोस कर दो इसको, जो ग्रीक में लिखा हुआ है, दो नाम लिखे हुए हैं वहां पे, ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि पेडागोजी क्या है, यहाँ पे हम लोग, ये एक तरीके की टीचिंग की अप्रोच होती है जो टीचर्स यूज करते हैं बच्चों को टीच करने के लिए, और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे वो उन पे इफेक्ट डाल पा रही, कैसे वो उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे, प्रभावित कर रही है, ये एक तरीके का आर्ट है, साइंस है टीचिंग का। ये दो वर्ड से निकल के आया है, पेडोस, पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड, एगोस का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड या फिर गाइड द चाइल्ड, तो ये होती है पेडागोजी, ठीक है, ये क्या होती है आपकी पेडागोजी। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, किसी भी टीचर को अगर अपनी क्लासरूम को इफेक्टिव बनाना है, इन दैट केस वो क्या करेगा, पेडागोजी का यूज करेगा, ठीक है, किसी भी इफेक्टिव टीचर्स के लिए जरूरी है उसे टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पता हो, टीचिंग स्ट्रैटेजीज मतलब जो टीचिंग की अप्रोचेस होती हैं उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही अप्रोच आपकी हर जगह हर बच्चे पे काम आए, ठीक है, इसी वजह से हर टीचर्स को
जितनी भी अप्रोचेस होती हैं, ठीक है, अपनी अप्रोचेस के साथ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, मतलब एक ही यूनिवर्सल अप्रोच को हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये होती है, तो इसी वजह से पेडागोजी क्या है आपकी एक अप्रोच की तरह काम करता है। पेडागोजी की जो अप्रोचेस होती है, जो टीचर्स यूज करते हैं अपनी टीचिंग में, है ना। 3 तरीके की अप्रोचेस होती हैं पेडागोजी में, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर बात है। अब अप्रोचेस में अगर हम बात करें, 3 तरीके की अप्रोच होती है। एक होती है टीचर सेंटर्ड, एक होती है लर्नर सेंटर्ड, एक होती है लर्निंग सेंटर्ड। याद रखना तीनों अप्रोचेस को, टीचर सेंटर्ड, है ना, लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड। अगर हम टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट में लिखो, ये जो पोजीशन है, पोजीशन द टीचर्स एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब यहाँ पे सिंपल से ऐसे लिख सकते हो कि जितनी भी पावर्स होती हैं, ठीक है, वहां पे टीचर सेंटर में होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, टीचर सेंटर में होता है। इस केस में टीचर सेंटर में है, ठीक है। टीचर एक्टिव है यहाँ पे, और बच्चा कैसा है यहाँ पे, पैसिव है। बच्चा कैसा है यहाँ पे, पैसिव है, और टीचर कैसा है यहाँ पे, एक्टिव है। टीचर्स ही सारे इंस्ट्रक्शंस को देखा, टीचर्स ही यहाँ पे वन वे इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, टीचर ही अपने सारे इंस्ट्रक्शन को देगा, ठीक है। और ये एक तरीके से कंप्लीटली लोअर ऑर्डर टास्क होता है, ठीक है, लोअर ऑर्डर टास्क होता है। यहाँ पे बच्चों का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। टीचर आता है, ब्लैक बोर्ड पे लिख के या कुछ बता करके इंस्ट्रक्शन देके चला जाता है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड, अब यहाँ पे बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का यूज किया जा रहा है, ठीक है। किसका अप्रोच यूज किया जा रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब जितने भी मैं लिख रही हूँ सभी की पॉइंट ही है जो आपके यहाँ पे लिखे भी हैं ऑलरेडी। पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, एक्टिविटी एक्टिव है, बच्चे यहाँ पे कैसा है, एक्टिव है, ठीक है, पैसिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड टीचिंग की जा रही है, ठीक है। लर्नर्स को यहाँ पे फोकस में रखा जा रहा है, ठीक है। लर्नर किस में है, फोकस रखा जा रहा है, सेंटर में है लर्नर्स यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर का काम है, वो क्या है, सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह है, ठीक है। किसकी तरह है, फैसिलिटेटर की तरह। वो सिर्फ आपको क्या करेगा, गाइड करेगा या फिर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सिर्फ उसका काम क्या है, आपको गाइड करना, आपकी लर्निंग को हेल्प करना, ठीक है। और बच्चे क्या करेंगे, अपनी नॉलेज को यहाँ पे खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, खुद से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, खुद से सोचेंगे। यहाँ पे अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वो अपने टीचर से आस्क कर सकते हैं फॉर द हेल्प, ठीक है। टीचर उन्हें फैसिलिटेट करेगा, उनकी जो भी क्वेरीज होंगी वो उसको सॉल्व करेगा, है ना। फिर आते हैं लर्निंग सेंटर। अब लर्निंग सेंटर जो पेडागोजी है, गिव्स इंपॉर्टेंस टू द लर्नर्स। लर्नर्स की प्लेस क्या है, रीजन, कल्चर एंड द लोकल रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो ये कल्चरली रेलेवेंट पेडागोजी है, ठीक है। या क्लियर है यहाँ पे चीजें, किसी को भी यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ पेडागोजी पे, ठीक है। पेडागोजी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी, प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं पेडागोजी की, ठीक है। प्रिंसिपल में कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें इंक्लूजन कहने का मतलब क्या है, हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करना है। उनके कास्ट और क्रीड को साइड में कर करके सभी बच्चों को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना। अब इंक्लूजन का कंसेप्ट मैंने यूनिट 10 में पढ़ा रखा हुआ है। इंक्लूजन कहने का मतलब ही क्या है, यहाँ पे हम एक रूफ के अंदर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाह रहे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहे हैं, है ना, मोटिवेट करना चाह रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस हो गई, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, इनोवेटिव अप्रोचेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके सिर्फ आपको नाम यहाँ पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ये जो पेडागोजी है आपकी, पेडागोजी क्या होता है, ठीक है, उसके जो पेडागोजिकल अप्रोचेस हैं वो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके के अप्रोचेस होते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो है आप इसके नाम याद रखो, वैसे पूछे नहीं गए इस तरह से, ठीक है। हम लोग पेडागोजिकल एनालिसिस में ज्यादा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। चाहो तो पेडागोजी में एक यहाँ पे फिगर और बना सकते हो इस जगह पे, स्पेस नहीं गई, जैसे पेडागोजी है वैसे मैंने लिखवा दिया है, पर फिर भी आप लोग को थोड़ा सा और इसके फीचर्स की तरह, ये कैसा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो कर रहा है ना। कोलैबोरेटिव और इंक्वायरी ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ये सारे की पॉइंट ही लिख रही हूँ मैं। और कैसा होता है, रिफ्लेक्टिव, बच्चे यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है।
रिफ्लेक्टिव। तो ये कुछ की पॉइंट और ऐड कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें, ये जो मैंने आपको लिखा है पूरा, ये पूरा ही की पॉइंट का यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पेडागोजिकल एनालिसिस। अब पेडागोजिकल एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, ठीक है। ये पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, पेडागोजी, ठीक है, एंड एनालिसिस। पेडागोजी अभी हम लोग ने पढ़ा क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग। एनालिसिस कहने का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं उनको क्या कर दोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या है, ये सिस्टमैटिक एंड क्या निकल के आता है, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। सिंपल से ऐसे समझो, पेडागोजिकल, ये देखो पहली बात तो ये समझ में आई, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, दो वर्ड से बन के बना है, पेडागोजी एंड एनालिसिस, ठीक है। पेडागोजी कहने का मतलब क्या है, पेडागोजी कहने का मतलब क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग, और एनालिसिस कहने का मतलब क्या है, ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स, मतलब हम जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरा ओवरऑल पेडागोजिकल एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव टीचिंग होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और साइंटिफिकली यहाँ पे टीचिंग करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे चीजों को आप लोग देख लो, इधर आ जाओ। मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है, इसको समझ लो। मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस की अगर बात करें तो जनरली ये जो टर्म है, अभी मैंने बताया इसका मतलब, ये जो टर्म है पेडागोजी, इसका मतलब क्या है आपका, आर्ट, ठीक है, एज वेल एज साइंस, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं। ये जो साइंस है वो डील किसके साथ करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के साथ, और आर्ट किसके साथ डील करता है, आर्टिस्ट्री, ठीक है, आर्टिस्टिक वे में, क्रिएटिव वे में। साइंस का मतलब है इफेक्टिव, साइंटिफिकली। सिमिलरली नॉलेज ऑफ टीचिंग इज अचीव बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम। जो भी नॉलेज है वो हम कैसे एक्सपीरियंस कर पाते, कैसे गेन कर पाते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। अब ये जो टर्म है यहाँ से स्टार्ट होता है, टर्म है पेडागोजिकल एनालिसिस, वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, पेडागोजिकल एंड एनालिसिस का। इसका मतलब क्या है, इट इज द साइंटिफिक, ये लिख लेना, ये की पॉइंट है आपका, ठीक है, यहां से आप लोग को लिखना है, ठीक है। इट इज अ साइंटिफिक एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ अ टीचिंग अ टॉपिक। हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी टॉपिक को टीच करने के लिए साइंटिफिकली उसको एनालाइज करते हैं और सिस्टमैटिकली उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मुझे यूनिट 7 को आपको पढ़ाना है, तो मैं क्या करूं, यूनिट 7 के A, B, C एंड D ऐसा सेक्शन दे रखा है ना, हर पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है। तो एनटीए ने क्या किया है, ऐसा भी तो कर सकता था, चारों को क्या करे, एक साथ ही लिख देता, वो एक साथ ही लिख देता, तो बच्चे की कैसा हो जाता, कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता। ए का टॉपिक कुछ यहाँ लिखता, फिर ए का टॉपिक कुछ यहाँ लिखता, फिर बी का कुछ टॉपिक इधर लिखता, फिर बी का कुछ टॉपिक इधर लिखता, तो ये क्या हो जाता, पूरा कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं हो जाता, ठीक है। तो एनटीए ने क्या किया, इसको सिस्टमेटिकली डिवाइड कर दिया, ए सेक्शन को एक पार्ट में, बी सेक्शन के एक पार्ट में, सी सेक्शन के जो भी टॉपिक हो सकते हैं वो एक पार्ट में, डी सेक्शन के जो भी टॉपिक है वो एक पार्ट में। इन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया, एनालिसिस की, पूरे सिलेबस को एनालाइज किया, बिना एनालिसिस किए तो ब्रेक डाउन तो किया नहीं होगा, तो इन्होंने क्या किया, एनालाइज करने के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यही है आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस, यही है जो एनटीए ने क्या किया, पूरे सिलेबस को क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर ब्रेक डाउन नहीं करता, पूरा एज इट इज वैसे ही दे देता, तो क्या आपके लिए ईजी होता, नहीं होता ना, बस वही है, ठीक है। ये क्या है, एक साइंटिफिक एनालिटिकल स्टडी है टीचिंग अ टॉपिक, किसी टॉपिक को टीच करने का ये साइंटिफिक तरीका है, ठीक है, जहां पे हम चीजों को, टॉपिक को एनालाइज करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, क्लियर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपको पढ़ाना है तो आप किसका यूज करोगे, पेडागोजिकल एनालिसिस का यूज करोगे यहाँ पे, ठीक। पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालाइजिंग द टीचिंग कंटेंट, आप एनालाइज करते हो टीचिंग कंटेंट को, द कंटेंट टू टीच, आप पढ़ाना क्या चाहते हो, पेडागोजिक व्यू के साथ। विजन आपका कैसा है, पेडागोजिक विजन है, जहां पे आप जो अप्रोचेस होती हैं, इसमें अभी हम लोग ने पढ़ा ना 3 अप्रोचेस के बारे में, उसका यूज करते हो। फिर पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, सिलेक्शन है अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स का। आप जब भी टॉपिक को चूज करते हो तो अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ अ पेडागोजिकल एनालिसिस, और उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज का आपको यूज करना है, ठीक है, साइंटिफिकली किस स्ट्रेटेजीज का आप यूज करो कि वो जो टॉपिक है वो आप अच्छे से बच्चों को ट्रांसफर कर पाओ, ठीक है।
It is a comprehensive vision of required tasks, strategies for realization of specific goals that facilitate effective teaching. ये explain करता है pedagogical analysis is the logical, systematically carried out breaking up of a teaching content. ठीक है, from the व्यू पॉइंट ऑफ अ पेडागॉग. ये जो पेडागॉग है वो कौन है? टीचर्स हैं. अब समझो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है. सिर्फ ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या किया जाता है पेडागोजिकल एनालिसिस में. हम सिस्टमेटिकली लॉजिकली अपने टीचिंग कंटेंट को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. जो भी टीचर है, कौन ये डिवाइड करेगा? ठीक है, ये कौन डिवाइड करेगा? टीचर डिवाइड करेगा. ठीक है, तो सिस्टमेटिकली अपने पूरे कंटेंट को डिवाइड करता है बिफोर डिलीवरिंग इन द क्लासरूम. ठीक है, क्लासरूम में डिलीवर करने से पहले वो पहले पूरे सिलेबस को एनालाइज कर लेता है. ठीक है, उसको क्या पढ़ाना है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करना है. ऐसे नहीं है कि वो गया क्लासरूम में बस उठाया तुरंत उसने पढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता. पहले उसको सिलेबस को प्लान करना पड़ता है. ठीक है, पूरा सिलेबस आप लोगों ने बीएड में ये चीज की होगी. पहले आप प्लान करते हो उसको, देन अपने क्लास में जाके उसको डिलीवर करते हो. ठीक है, ये क्या है? एक मैथोडोलॉजी है, प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन का. ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं? इफेक्टिव लर्निंग पे फोकस करते हैं. ठीक है, क्लियर है बातें? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? उम्मीद करती हूँ पेडागोजिकल एनालिसिस सभी को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट. ठीक है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट. पेडागोजिकल जो बेस्ड है वो 4 इसेंशियल पिलर्स पे बेस्ड है. ठीक है, इनका आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है. ध्यान देना कि यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये कंपोनेंट कैसे होते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे. ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इन चारों कंपोनेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, क्लियर है बातें? ठीक, अब 4 कंपोनेंट है कौन कौन से? 4 कंपोनेंट में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आता है आपका कंटेंट एनालिसिस. ठीक है, कंटेंट एनालिसिस कहने का मतलब क्या है? व्हाट टू टीच, आपको क्या पढ़ाना है. ठीक है, कंटेंट एनालिसिस हो गया. फिर आता है आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, वाई टू टीच. आप ऑब्जेक्टिव में क्या डिसाइड कर दो कि ये मुझे ऑब्जेक्टिव रखना है, मतलब ये चीज हमें मुझे पढ़ानी है. आज मुझे यूनिट 7 पढ़ाना है, तो क्यों मुझे पढ़ाना है, मैं क्यों पढ़ाना चाह रही हूँ. ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. और मुझे इस यूनिट 7 में पहले ए सेक्शन ही क्यों पढ़ाना है. ठीक है, ये है आपका वाई टू टीच. क्लियर है? ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन हो गया, मतलब यहाँ पे आपने कंटेंट को एनालाइज कर लिया. फिर आपने क्या किया? ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन कर लिया. ऑब्जेक्टिव के फॉर्मुलेशन के बाद, ठीक है, आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे टीचिंग मेथड्स को एंड मटेरियल को. मतलब टीचिंग, कौन सा टीचिंग मेथड्स है, कौन सा मटेरियल है. आप इस कंटेंट को यूनिट 7 को अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो कौन से मटेरियल का मैं यूज करूं, है ना, या फिर कौन सी स्ट्रैटेजीज का मैं यूज करूं इसके कंटेंट को आपको डिलीवर करने के लिए. इसके कंटेंट को आपको डिलीवर करने के लिए मैं कैसे पढ़ाऊं आपको, है ना. हाउ टू टीच. ठीक है, हाउ टू टीच. अब हाउ टू टीच हो गया, मैंने आपको पढ़ा लिया. ठीक, अब आता है इवैल्यूएशन डिवाइस. ठीक है, इवैल्यूएशन लास्ट. फिर क्या आता है आपका? इवैल्यूएशन करना. मतलब अब जो भी इवैल्यूएशन की कई सारी डिवाइसेस होती हैं आपकी, फ्लेंडर है, गैलोवे है ना, कई सारे डिवाइसेस है, उनका यूज करो इवैल्यूएशन करने के लिए. मतलब क्या अचीव किया आपने, जो पढ़ाया अपने क्लास में, ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव किया यूनिट 7 को आपको पढ़ाना था, ये आपको ऑब्जेक्टिव था, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ, या कितना ज्यादा अचीव हुआ, कितना कम अचीव हुआ. ठीक है, ये चीज होती है. तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? क्वेश्चन जो नीचे लिखे हैं वो भी ध्यान रखना है. व्हाट टू टीच, है ना, व्हाट टू टीच, आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना, क्या पढ़ाना है आपको. सेकेंड आता है क्या? वाई टू टीच. ठीक है, क्यों पढ़ाना है आपको. आपने इंस्ट्रक्शनल फॉर्मुलेशन कर लिया ऑब्जेक्टिव का. फिर आता है हाउ टू टीच. ये जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं कि हाँ कंटेंट आता है, फिर ऑब्जेक्टिव आता है, फिर मटेरियल्स का सिलेक्शन आता है, फिर इवैल्यूएशन आता है. बट हम लोग इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको देखना भूल जाते हैं. तो कभी बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो इसलिए ये भी देखा करो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको पढ़ो, या एग्जाम्पल के तौर पे आपको हेल्प करते हैं. फिर आता है आपका इवैल्यूएशन. मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे? व्हाट इज अचीव्ड, व्हाट इज अचीव्ड, ये चीज देखोगे. याद रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, ये कंपोनेंट है. ये कैसे हैं? म्यूचुअली मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप है. ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है, एसोसिएटेड है. ठीक है, किसी भी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए 4 पिलर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस कंटेंट को इफेक्टिवली डिलीवर करने के लिए. है ना, बात क्लियर है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. जस्ट अ सेकेंड.
ये लिखे हुए ना, जस्ट सेकंड में क्या बताना इसमें चाह रही हूँ, कुछ इनकी स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं स्टेप्स को यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, आप लोग स्टेप को ऐसे लिख लो, ठीक है। जस्ट सेकंड, कॉपी में लिख लो। जब स्टेप्स की बात करते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस में, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। स्टेप्स लिख लो यहाँ पे, स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। एक एक स्टेप को समझते भी चलो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द कंटेंट, ठीक है। ये पूछा हुआ है आपका, ये चीज पूछी हुई है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। डिवाइड द कंटेंट, क्योंकि वहां पे मैंने थोड़ा सा और किया है, की पॉइंट की तरह मैं इसको समझा रही हूँ आपको। डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ द selected unit into suitable, ये लाइन पूछी हुई है आपकी, suitable subunits and arrange the selected subunits into a number of required periods, आप समझो ये पहला स्टेप क्या है, ठीक है। आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करनी है, तो आप सबसे पहले स्टेप क्या परफॉर्म करोगे, डिवाइड करोगे अपने कंटेंट को, ठीक है। कंटेंट को आपने क्या किया, ये कंटेंट था, आपने उसको सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे यूजीसी नेट का सिलेबस है पेपर 2 का, ठीक है, उसके पूरे कंटेंट को उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, सब यूनिट्स में। अब उसको क्या करना है, हम नंबर्स के फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। जैसे यूनिट 1 पहले आ गया आपका, ठीक है, ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 आ गया, फिर ये यूनिट 3 आ गया, ठीक, फिर ये यूनिट 4 आ गया, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है। अभी क्लियर है ये चीज, ये जो लाइन मैंने जो लिखी ये समझ में आया। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपका सिलेबस है पेपर 2 का, ठीक है, और एनटीए वाले क्या करेंगे, पहले सिलेबस को क्या करेंगे, सब यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे करके, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको फिर से, अब यूनिट 1 के भी क्या है, 4 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, फिर से सब यूनिट्स को फर्दर डिवाइड किया इन्होंने, ठीक है, सब यूनिट्स को इन्होंने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया। तो ये है आपका पहला स्टेप। उम्मीद करती हूँ अभी क्लियर होगा ये पहला स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ब्रीफली राइट द इजेंट्स, ठीक है, पहले लिख लो फिर मैं इसको समझाती हूँ। ब्रीफली राइट द इजेंट्स of the content of the selected subunit। अब क्या करोगे, जो यूनिट आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सब यूनिट्स को जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक, उसका क्या लिखोगे, ब्रीफली उसके बारे में लिखोगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी, फिर उसके बाद क्या लिखा था, उसके बाद उसके बारे में आगे लिखा हुआ था कि उसका कंसेप्ट पढ़ना है, उसका प्रिंसिपल पढ़ना है ना, ऐसे लिखा था, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है, उसकी इम्प्लीकेशन पढ़नी है, कुछ ऐसे करके, ऐसे हमने किया, ठीक है। अपने सिलेबस से ही इसको रिलेट करते हुए चलो, देखो जितने भी स्टेप्स हो ना, उसको रटने की बजाय किसी चीज से रिलेट कर लिया करो, तो आसानी से समझ में आ जाता है। कितना रटोगे, बहुत कुछ रटने के लिए, तो रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी ये जैसे मैंने ये लैंग्वेज लिखी है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज रिपीट नहीं होती है वो, ठीक है, वो लैंग्वेज के साथ ही खेलते हैं एनटीए वाले, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बस, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, थर्ड में आया, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे राइट, रिलेट करते हुए कोशिश करो, पढ़ो यहाँ पे, ठीक है, राइट। आप किसी और चीज से जैसे आपको समझ में आए, मुझे ऐसे समझ में आता तो मैंने ऐसे रिलेट करके आपको बताया, आपको जैसे समझ में आया आप वैसे रिलेट करके पढ़ो। एप्रोप्रिएट समझ आने से मतलब है, ठीक है, रिलेट, सॉरी, राइट एप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द सब यूनिट्स, ठीक है। अब वो जो भी सब यूनिट्स हैं, ए बी सी जो सेक्शन है, उसके लिए एप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज क्या है उसको लिखो, ठीक है, उसको लिखो।
ठीक है। पहले देखो यहाँ पे मैं फिर से सिलेबस को बना रही हूँ आपके, ठीक है। ये आपका क्या था, ये एजुकेशन का ये आपका सिलेबस था, ठीक है। इसको क्या किया एनटीए ने 10 पार्ट्स में, मैं इसको 5 पार्ट में कर रही हूँ, ठीक है। 10 यहाँ पे नहीं बना रही, ठीक है। इसको एनटीए ने क्या किया 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वैसे 10 यूनिट में डिवाइड है, ये मत समझना कि 5 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, ठीक है, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया, यूनिट 5 हो गया, और इसको अरेंज कर दिया। ये पहला स्टेप था हमारा, ठीक है। अरेंज करने के बाद इसको क्या किया, फर्दर सब डिवाइड किया। ये जो सब यूनिट है इनको फिर से डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड किया रखा ना, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, सेम ए बी सी डी, सेम ए बी सी एंड डी, इधर के लिए भी ए बी सी डी, इधर ए बी सी डी कर लिया ना, ठीक। उसके बाद क्या किया, सेकेंड स्टेप, अब ये फर्स्ट स्टेप, ये अभी क्या था फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में बोला ब्रीफली राइट द एसेंस ऑफ द कंटेंट। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंटेंट लिखे हैं, ठीक है। अब ए सेक्शन में 4, ठीक है, ए सेक्शन सॉरी ये यूनिट 1 में 4 सेक्शन है। अब ए सेक्शन जो है आपका, ठीक है, अब उसमें आपको जो भी आपका टॉपिक होगा उसके बारे में लिखा होगा कि कंटेंट पढ़ना, आपको इम्प्लीकेशन पढ़ना है, या फिर आपको प्रिंसिपल पढ़ने हैं, ऐसे करके समझ में आई। फिर आता है ये जो सब यूनिट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज है वो लिखना। थर्ड स्टेप में अप्रोप्रिएट जो प्रीवियस नॉलेज है वो यहाँ पे अब लिखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग राइट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल, write appropriate instructional objectives to be selected for the subunit, ठीक है। आपने क्या किया, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस नॉलेज थी, रिक्वायर्ड प्रीवियस, जो जरूरी प्रीवियस नॉलेज थी उसको आपने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव उसके लिए सेलेक्ट करोगे उस सब यूनिट्स के लिए। अब आप सब यूनिट के काम कर रहे हो, ये सिलेबस तो आपका डिवाइड हो गया ना सब यूनिट्स में। अब इसी सब यूनिट को आपको, ये जो सब यूनिट्स लिखी इसी को लेकर के आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शनल जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको यहाँ पे लिखोगे। क्लियर है बात है, ये चारों पॉइंट क्लियर है यहाँ पे, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, अभी फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 5वें स्टेप पे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका 5th स्टेप, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं वैसे ही इरेज हो गया वो बिना इरेज किए। इधर आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ 5th स्टेप पे, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोग लिखते भी रहना। 5th स्टेप में आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट कर लिए ना, सेलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजीज। जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं उसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर द सब यूनिट। ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ सब यूनिट है, यूनिट नहीं है, क्योंकि हमने यूनिट को डिवाइड कर दिया। फॉर द सब यूनिट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ 6 में आप क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल्स देंगे। गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल्स की जरूरत हो या फिर टीचिंग एड्स की जरूरत हो, ठीक है, फॉर द सब यूनिट, ठीक है, सब यूनिट्स के लिए वो हम सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देंगे, ठीक है। 7th आएगा, अब हम 7th ये स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है आपका, 7 स्टेप है, ठीक है, लास्ट स्टेप है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे टेबल, ठीक है। प्रिपेयर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द सब यूनिट, मतलब ये लास्ट स्टेप है। आप पूरा अपना टेबल को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सब यूनिट के लिए एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और इसमें ध्यान रखो, ये जो टेबल प्रिपेयर करेंगे लिखेंगे राइट एटलीस्ट 6 क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। 6 क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट लिखेंगे, डिफरेंस टेस्ट के आइटम्स लिखेंगे। अब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं, नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ,
ठीक है, सिक्स एटलीस्ट 6 CRT आइटम्स को हमको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर द सब यूनिट, ठीक है। तो ये इसके 7 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर के में, ठीक है, याद रहेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ, ये इसको जरूरत नहीं है आपको, जब डिटेल में देखना हो तो उसको देख लेना एक बार को, ठीक है। ये स्टेजेस एंड स्टेप्स हैं हर्बर्टियन, ठीक है, स्टेप्स बोलते हैं, जिसमें इसको प्रिपरेशन स्टेज, जस्ट अ सेकेंड, प्रिपरेशन स्टेज है, प्रेजेंटेशन स्टेज है, एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है, एप्लीकेशन है। अपने उसी जो स्टेप्स अभी आपने पढ़े हैं 7 वाले ना, उसी के साथ इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। एक पॉइंट और यहाँ पे, नहीं हो गया, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देख लिया, ये आप लोगों ने 2 टॉपिक यहाँ पे आपके कवर हो गए, ठीक है। इधर आ जाओ, पेडागोजी क्या होती है और पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होती है, कंसेप्ट क्या है, स्टेजेस क्या है, ये आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिकल पेडागोजी पे। किस पे चलते हैं, क्रिटिकल पेडागोजी पे। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। क्रिटिकल पेडागोजी, उसकी मीनिंग, नीड, इम्प्लीकेशन, ये सारी चीजें क्या है। क्रिटिकल पेडागोजी, देखो यहाँ पे क्रिटिकल, यहाँ ऑलरेडी मैंने सब कुछ इसमें हाईलाइट कर दिया। क्रिटिकल पेडागोजी को, ये जो टर्म था, ये किसने प्रपोज किया था, पॉलो फ्रेरे ने। ये पूछा गया था 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था, ठीक। ये क्या है, एक एजुकेशनल अप्रोच है। ये क्या है, एजुकेशनल अप्रोच है। यहाँ पे हम क्या कराते हैं, कॉन्सेशनी, मतलब यहाँ पे लर्नर्स को अवेयर कराते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है, इससे ध्यान रखना, क्रिटिकल पेडागोजी से, ठीक है। तो इसीलिए इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। क्रिटिकल पेडागोजी इज एन एजुकेशनल अप्रोच प्रपोज बाय द पॉलो फ्रेरे फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। यहाँ पे पॉलो फ्रेरे ने क्रिटिकल पेडागोजी को प्रपोज किया है, किस लिए, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है, अवेयरनेस को लाने के लिए, लर्नर्स के अंदर अवेयरनेस को लाने के लिए इस टर्म को यहाँ पे प्रपोज किया इन्होंने। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कहने का मतलब क्या है, अब ये जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है, इज अ एबिलिटी टू क्रिटिकली परसीव द कॉज ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये ऑपरेशन टर्म, एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑपरेसिव एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब सिंपल से ऐसे समझो, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जो अवेयरनेस है, ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जो बच्चों के अंदर लाई जा रही है, वो क्यों लाई जा रही है, जिससे जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑपरेशन जो हो रहा है, ऑपरेशन मतलब जो दमन हो रहा है, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार है, उनका जो दमन हो रहा, ठीक है, या फिर जो गलत चीजें हो रही है, उनके अगेंस्ट में आप एक्शन ले पाओ, उनके अगेंस्ट में आप क्या कर पाओ, एक्शन ले पाओ। ये एक ऐसी तरीके की रणनीति है जहां पे बच्चे को क्या किया जा रहा है, बच्चों के अंदर चेतना को जागृत किया जा रहा है, क्रिटिकली कॉन्शियस किया जा रहा है, उनके राइट्स की क्या है, ठीक है, सोसाइटी में जो भी बैकवर्ड लोग हैं उनको जो दबाया जा रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल चीजें हैं या फिर सोशल चीजें, मतलब सोशल मतलब हमारी जो रूढ़िवादित, मतलब हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना, लोगों को देखने का जो नजरिया है, जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। कई सारे हमारी सोसाइटी की जो एलिमेंट है, वो क्या हो रहे हैं, ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, दमन हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, तो उनको वो चैलेंज कर पाए, ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, उनको वो क्या कर पाए, अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी एबिलिटी से, अपनी समझ से, है ना, अपनी समझ से उसके लिए वो निर्णय ले पाए, ठीक है। ये क्रिटिकल पेडागोजी उनको एक राइट देता है, ठीक है, उनको मतलब उनको ये क्या बोलते हैं, उनके अंदर ऐसी अवेयरनेस को डेवलप करता है कि वो आवाज उठा पाते हैं इन गलत चीजों, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, ये जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो नकारात्मक चीजें हो रही हैं, उनके अगेंस्ट में वो अपनी आवाज को उठा पाते हैं, है ना, ये मतलब है यहाँ पे। क्रिटिकल पेडागोजी इनेबल करता है स्टूडेंट को कि क्वेश्चन कर पाए, है ना, मतलब आवाज उठा पाए, चैलेंज कर पाए, जो डोमिनेशन ऑफ जो मतलब डोमिनेटेड जो बिलीफ है, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मतलब कई साल पुरानों से वो चली आ रही हैं, है ना, ये जो डोमिनेटेड, यही लाइन लिख के आई थी आपकी, ठीक है, जो डोमिनेटेड जो बिलीफ है, जो प्रैक्टिसेस है, जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको जो डोमिनेट कर रहे हैं, है ना, सोसाइटी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको डोमिनेट किया जा रहा है, ठीक है,
ठीक है, वो जो बिलीव्स हैं उनको चैलेंज कर पाए, उनके खिलाफ आवाज उठा पाए, ये होती है आपकी क्रिटिकल पेडागोजी। ये क्या है, एक क्रिटिकल पेडागोजी है। क्रिटिकल पेडागोजी क्या करती है, बच्चों के अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करती है। ठीक है, बच्चों के अंदर क्या करती है, इंक्रीज करती है स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस को। ठीक है, उसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, लाइट चली हुई है, लाइट बच्चों के अंदर क्या कर पाती है, अवेयरनेस को क्रिएट कर पाती है। जो भी ऑपरेशन है हमारे समाज में, बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, है ना, बहुत सारी मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मतलब डोमिनेटेड बिलीव्स हैं जिनको हम लोग चलाते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है, उन सबको ये लोग क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, उनको क्या करते हैं, चैलेंज कर पाते हैं। ठीक है, उन प्रैक्टिसेस को, उन बिलीफ को ये स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या करता है, अवेयरनेस को उनके अंदर डेवलप करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जो भी हिडन करिकुलम इनइक्वालिटीज चली आ रही है, ठीक है, वो सारी चीजें, जो एम है फ्रायरे का क्रिटिकल पेडागोजी का, वो क्या है, इज टू रिस्टोर टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप to group their stolen voice to enable them recognize, identify and give their name the things in the world। कहने का मतलब क्या है, जो मेन इनका उद्देश्य था पॉले फ्रायरे का, वो ये था जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, ठीक है, उनके जो अधिकार है, उनकी जो आवाज है जो चोरी की गई है, मतलब उनको जो आवाज को दबा दिया गया है, उनको फिर से वापस लेके आना, उनकी आइडेंटिटी को फिर से बनाना। ठीक है, उनकी आइडेंटिटी को फिर से बनाना, उनकी जो आवाज है जो जिसको दबा दिया गया है, उनके जो अधिकार है जो उनको नहीं दिए जा रहे, उनको वापस से रिस्टोर करना। ठीक है, उनको एक अलग उनकी खुद की आइडेंटिटी को बनाना, यहाँ पे ये कहने का मतलब है क्रिटिकल पेडागोजी का। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करती हूँ किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब आते हैं क्रिटिकल पेडागोजी, सॉरी क्या बोल रही थी मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। क्रिटिकल पेडागोजी बेस्ड है प्री assumptions दैट ऑल एजुकेशन इज पेडागोजी। ये प्री assumptions पे बेस्ड है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, है ना। उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है लर्नर्स को टूल टू बेटर, मतलब खुद को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, खुद को अच्छा बनाने के लिए बेटर टूल ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये अप्रोच जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, प्रॉब्लम पे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड है। क्रिटिकली बच्चे किसी चीज को एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल पेडागोजी ट्रांसफॉर्म करता है लर्नर को फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, क्रिटिकल पेडागोजी क्या करता है, लर्नर को ट्रांसफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में। ये क्या करता है, सोसाइटी को मतलब क्रिएट करता है मोर इगैलिटेरियन, ये शब्द का ध्यान रखना, जस्ट अ सोसाइटी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता है लर्नर को पैसिव लिसनर की तरह, मतलब पैसिव लिसनर से उसे एक्टिव लिसनर बनाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फोकस किस पे किया जाता है, डायलॉग। ठीक है, इट इज फोकस ऑन डायलॉग, किस पे फोकस करता है, डायलॉग पे, इंस्टेड वन वे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। यहाँ पे वन वे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज नहीं होता है, यहाँ पे डायलॉग मेथड का यूज किया जाता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे इसको, है ना। ये इन्वेसाइज करता है ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड्स को। ठीक है, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ठीक है, इगैलिटेरियन वर्ल्ड को ये इम्फेसाइज करता है यहाँ पे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे, अभी हम इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इम्प्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना, इम्प्लीकेशन के लिए इधर आओ। क्रिटिकल पेडागोजी कि अगर इम्प्लीकेशन की हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन में, ठीक है, तो अटेंशन टू ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। अच्छा, इसको ऐसे मत लिखो, मैं इधर बता रही हूँ, रुको। यहाँ पे आ जाओ, इम्प्लीकेशन, ये बना लो अपने कॉपी में, इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी। क्योंकि मैं नहीं चाह रही अगर ये रिवीजन की तरह है, की पॉइंट की तरह है, तो की पॉइंट में ही ये चले, है ना, इस वजह से मैं इस तरह करा रही हूँ आप लोग को। डायलॉजिक मेथड, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, डायलॉजिकल मेथड। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे डायलॉजिकल मेथड यूज करते हैं, ना कि वन वे कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। कनेक्ट करता है लर्नर को, ठीक है, कनेक्टिंग लर्निंग विद रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ के साथ उनकी लर्निंग को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, रियल लाइफ की जो भी सिचुएशन है उनके साथ लर्निंग को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंगेज करता है स्टूडेंट्स को, इंगेजिंग
engaging students with आउट ऑफ बुक, बुक से बाहर ले जाना, है ना, दुनिया में मतलब जो रियल लाइफ एक्टिविटीज है, ठीक है, उनसे बाहर लेके जाना, आउट ऑफ बुक एक्टिविटीज, ठीक है, बुक एक्टिविटीज से बाहर लेके जाना, ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी का यहाँ पे यूज होता है, किसका होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इम्प्लीकेशन है आपकी किसकी, क्रिटिकल पैडागोजी, ठीक है। देखो जो डायलॉजिकल मेथड है ना, ये जो डायलॉजिकल मेथड है इसका मतलब क्या है, डायलॉजिकल मेथड कहने का मतलब क्या है, जब भी हमको डायलॉजिकल मेथड में क्या होता है, जो टीचर्स हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे डायलॉजिकल मेथड में टीचर के साथ इंटरैक्ट कर पाता है, स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम डायलॉजिक मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरैक्शन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, ठीक है, आपस में बातचीत कर पाते हैं, टीचर बच्चे से कर पाता है, बच्चे टीचर से कर पाते हैं, बच्चे बच्चे से कर पाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, क्रिटिकली किसी सिचुएशन को, जैसे होता नहीं, आप लोग के घर में भी हो सकता है, टीचर जब स्कूल्स में जाओ तब भी होता है कि किसी प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, है ना, तो ये वाली सारी चीजें हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका डायलॉजिकल मेथड होता है, ठीक है। कनेक्टिंग लर्निंग विद रियल लाइफ सिचुएशन, कनेक्टिंग लर्निंग विद रियल लाइफ सिचुएशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये है कि मतलब फ्रायरे ने इस कंसेप्ट पे एक कंसेप्ट और यहाँ पे लिख लो, ये जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, ये कंसेप्ट था, ठीक है, जिसको पॉले फ्रायरे ने क्या किया था, अपोज किया था, इसको क्या किया था, पॉले फ्रायरे ने अपोज किया था, ठीक है। क्यों अपोज किया था बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम, पहला पॉइंट तो यहाँ पे ही समझो, बैंकिंग सिस्टम किसने दिया था, आपके पॉले फ्रायरे ने दिया था, और पॉले फ्रायरे ने ये बैंकिंग सिस्टम को क्या किया था, अपोज किया था। उन्होंने बोला था जो टीचर्स हो, ठीक है, वो एक मतलब वो अपनी नॉलेज को क्या करे, स्टोर ना करे बच्चों के अंदर, जैसे कि एक बैंक पैसे को स्टोर करता है, ठीक है, उस तरह से कोई टीचर अपनी नॉलेज को बच्चे के अंदर सिर्फ उसको स्टोर ना करे, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने बोला बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है, हम जाते हैं उसको वहां पे स्टोर कराते हैं, और जब मर्जी होती है उसको निकाल लेते हैं, रिट्राइव कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। उन्होंने इस सिस्टम को क्या किया था, अपोज किया था। उन्होंने बोला एक टीचर वो होना चाहिए कि वो बच्चे के वो मतलब क्या करे, बच्चों की लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट कराए, उन्हें रियल मतलब जो भी चीजें पढ़ा रहा हो उसको कनेक्ट कर पाए, बच्चे उसे रियल लाइफ सिचुएशन में उसके साथ कनेक्ट कर पाए, ना कि सिर्फ टीचर उनके अंदर इंफॉर्मेशन भरने में पढ़ा रहा है कि हाँ ये वाला हम आज क्रिटिकल पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो इसमें ये कंसेप्ट है, आप भर लो अपने दिमाग के अंदर, जैसे बैंक के अंदर पैसा भरा जाता है ना। तो इस चीज को इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था। इन्होंने बोला जो भी हमारी लर्निंग है उसे रियल लाइफ सिचुएशन के साथ, रियल लाइफ का जो भी फिनोमेना है ना, उसके साथ इंगेज कराओ, उसके साथ कनेक्ट करके उनको पढ़ाओ, ठीक है। ये कंसेप्ट था यहाँ पे। फिर इंगेजिंग स्टूडेंट विद आउट ऑफ द बुक एक्टिविटीज, बच्चों को क्या करो, बुक से बाहर जो एक्टिविटीज हैं फील्ड में लेके जाओ, है ना, टूर पे लेके जाओ, है ना, जैसे भी मतलब करा पाओ, मतलब बुक से आउट ऑफ द बुक एक्टिविटीज, ठीक है, बुक से मतलब जो भी चीजें वो बुक से बाहर ले जाकर जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, उनका जो पूरा लेसन प्लान डिजाइन करो, तो कुछ ऐसा डिजाइन करो जो जिससे वो बाहर की दुनिया के साथ जुड़ पाए, क्रिटिकली अवेयर हो पाए और भी चीजों के बारे में, ठीक है। खाली बुक में जो चीजें लिखी हुई खाली उसी को ना पढ़ते रह जाए, बुक से बाहर जो चीजें जो बुक से बाहर जो एक्टिविटीज हो रही है उनके साथ भी वो डील कर पाए, है ना। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्ट्रैटेजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्ट्रैटेजी है जो रिप्लेस किसको करता है, जो रिप्लेस करता है बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है, रिप्लेस करता है बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। जहां पे क्या होता है, टीचर क्या करता है, बच्चों के सामने किसी प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर देता है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसे ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, ब्रेन स्टॉर्म करके कई सारे सोल्यूशंस निकालते हैं। अगर जरूरत होती है टीचर्स की वहां पे बच्चों को, तो टीचर क्या करता है, उनको हेल्प करता है, उनको गाइड करता है, बस इतना ही है। क्लियर है बातें, अपनी कॉपी में इतना ही लिखना, इसको बस ऐसे ही समझ के लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। ये समझ में आया ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्लियर है बातें। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग में, ठीक।
लेवल्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं, समझना इस चीज को, रिफ्लेक्ट 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। लेकिन जब हम टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम की बात करते हैं, समझना, टीचिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में क्वेश्चंस आते हैं इसके। टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम, ठीक है, लिख लो अपने में, की बात करते हैं तो वहां पे 4, ठीक है, उसको जब टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है ऑटोनॉमस, ठीक है, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, ऑटोनॉमस, ठीक है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, बस ये आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है आपका, ठीक है। फिर मेमोरी, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ लर्निंग, मेमोरी मतलब रूट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब कंसेप्ट को समझ करके, अंडरस्टैंड करके, रिलेशनशिप को समझ करके, रिफ्लेक्टिव मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करना, ठीक है। मैंने की पॉइंट ऑलरेडी बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। जो मॉडर्न कंसेप्ट है आपका, सॉरी मैं क्या बोल रही थी इसमें, हाँ, ये जो मॉरिस एल बिगी है ना, इन्होंने लर्निंग थ्योरीज ऑफ फॉर टीचर्स के लिए वर्क किया है, ठीक है। जो मॉरिस एल बिगी है, लिख लो चाहे तो इसको, जरूरत नहीं बट स्टिल पता होना चाहिए, लर्निंग थ्योरीज फॉर टीचर्स, ठीक है। इसके लिए किसने वर्क किया है? मॉरिस एल बिगी ने, ठीक है। किसने? नाम लिख लो, आगे मैंने लिखा भी है इसका, मॉरिस एल बिगी ने, ठीक है, एल बिगी ने, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज फॉर टीचर्स के लिए इन्होंने वर्क किया है। इन्होंने क्या किया, टीचर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब 4 कंटेनेम दिए इन्होंने, जिसमें बोला ऑटोनॉमस लेवल, फिर बोला मेमोरी लेवल, ठीक है, फिर क्या बोला इन्होंने, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर इन्होंने बोला रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है बात। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक। अब ये मेमोरी लेवल किसने दिया था? ये हर्बर्टियन मॉडल है, ठीक है, याद रखना, नाम याद होने चाहिए। मेमोरी लेवल किसने दिया? हर्बर्टियन मॉडल है, ठीक है, हर्बर्ट ने दिया, ठीक है, किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया, ठीक है, जिसे हर्बर्टियन मॉडल भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है मेमोरी लेवल टीचिंग में, वैसे ही मैं आपको उसकी पॉइंट में समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है, मतलब बच्चा बिल्कुल थॉटलेस होता है, ये सारे की पॉइंट ही आपके, एक से मैंने गलती स्पेलिंग लिख दी, रुको। इस केस में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल थॉटलेस होता है, उसके पास कोई थॉट नहीं, यहाँ पे नहीं होता है, थॉटलेस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम रोट कराते हैं, उसे रटाते हैं चीजों को, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करता है, इसका मतलब यहाँ पे मेंटल एबिलिटी उसकी काम करती है, इसकी मेंटल एबिलिटी, आपको कोई चीज रटनी है तो आपको मेंटल एबिलिटी काम आएगी ना, ठीक। तो ये होती है आपकी मेमोरी लेवल, ये आपसे मैंने की पॉइंट यहाँ पे लिख दिया सिंपल से, ठीक है। यहाँ पे उसको हम क्या कराते हैं, रिकॉल कराते हैं चीजों को, सिर्फ अपने कॉपी में यही की पॉइंट लिख लो, रिकॉल कराते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, रिकॉल कराते हैं, मतलब चीजों को लर्न कराते हैं, रिकॉल कराते हैं, उसकी मेंटल एबिलिटी काम करती है ना। ये चीजें क्या होती हैं आपकी मेमोरी लेवल पे काम आती हैं, ठीक। एक मिनट, ठीक। इसके कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है, जब हम फेजेस में बात करते हैं मेमोरी लेवल की, ठीक है, मेमोरी लेवल में फेजेस में क्या लिख दूं, वही जो ऊपर लिखा वही है। फेज में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आपका इसमें, लर्निंग करना, ठीक है। कैसे आप लोग करते हो, पहले लर्निंग करते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे चलती है। लर्निंग करने के बाद क्या करते हो, इसे रिकॉल करते हो, रटा होगा हिस्ट्री सिविक्स को, रिकॉल करने के बाद उसको रिटेंशन करते हो, ठीक है, रिटेंशन करने के बाद उसको क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, लर्निंग करना, रिकॉल करना, ये फेजेस हैं, ठीक है। देयर आर द 4 phases in the memory level of teaching. फर्स्ट वन इज लर्निंग, सेकेंड वन इज रिकॉल, थर्ड वन इज रिटेंशन एंड लास्ट वन इज रिकॉग्निशन। आपने लर्न किया, रिकॉल किया, रिटेन कर लिया अपने अंदर, अब उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। मेमोरी लेवल कैसे होता है, थॉटलेस होता है, रूट मेमोराइजेशन होता है, मेंटल एबिलिटी काम आती है, यही एक तरीके की लोवेस्ट लेवल होती है। कैसी होती है, लोवेस्ट लेवल की टीचिंग होती है, ठीक है, लोवेस्ट लेवल की टीचिंग होती है। इसी वजह से देखो यहाँ पे लोवेस्ट पे ये बना भी हुआ है, ठीक है, लोवेस्ट पे बना भी हुआ है, क्लियर है। इसके अब मॉडल में बात करते हैं, मॉडल में क्या आता है 4, ठीक है, ये फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, ठीक। फोकस में अगर हम बात करते हैं
फोकस में क्या होता है, मेंटल एस्पेक्ट को कैसे उनको फोकस करना है, उनको कैसे नॉलेज को प्रोवाइड करना है, कैसे चीजों को उनके अंदर रिटेन करना है, उन्हें लर्न कराना है, कैसे उनको रिकॉल कराना है, ये सारी चीजें। सिंटेक्स में आप इसको याद रखना, ये पीई पूछा जाता है, PPAGA, ठीक है, PPA, एक सेकेंड, PPAGA, है ना, PPAGA। पीपीए में सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे पूरा क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रिपरेशन कराते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एसोसिएशन करते हैं, फिर जनरलाइजेशन करते हैं, फिर एप्लीकेशन करते हैं। प्रिपरेशन कहने का मतलब क्या है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, मतलब उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना। प्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है, उनके सामने आप टॉपिक को प्रेजेंट करना। एसोसिएशन कहने का मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने टॉपिक को प्रेजेंट किया उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेट करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेट करेंगे, है ना। फिर आता है जनरलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, आइडिया, एक जनरल आइडिया यहाँ पे डेवलप करेंगे, लॉज प्रिंसिपल्स को यहाँ पे लेके आएंगे, फिर हम उसको नई जो भी नॉलेज होगी उसको वहां पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको ये याद रखना है, PPAGA सिंटेक्स में आता है, ठीक है। फिर आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में दो लोग होते हैं, प्राइमरी प्लेस इसका किसका होता है, यहाँ पे टीचर का होता है, सेकेंडरी प्लेस किसका होता है, स्टूडेंट का होता है, क्योंकि ये आपकी मेमोरी लेवल के टीचिंग है, तो टीचर यहाँ पे आपको रटाते हैं, इसलिए प्राइमरी प्लेस में वो आते हैं। सपोर्ट सिस्टम में टीचर ओरल टेस्ट का यूज कर सकता है, रिटन टेस्ट का यूज कर सकता है, ऐसे टाइप का यूज कर सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये मॉरिसन ने दिया था, किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। अब इसके की पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, जो भी फैक्ट्स है उसको यूज कैसे कर पा रहे, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है ना, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, मतलब चीजों को हम कैसे ग्रैप्स कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे उसके आइडिया को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, है ना, उसकी मीनिंग, उसकी साइकोलॉजी, मतलब ये एक तरीके से हम यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। कंसेप्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल में आती है, जिसे दिया था मॉरिसन ने, ठीक है, किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था, ठीक। उसके अलावा मॉरिसन में फोकस किस पे होता है, कंटेंट की मास्टरी पे, फोकस किस पे होता है, कंटेंट की मास्टरी पे। सिंटेक्स में क्या क्या आता है इसका, EPAOR, EPOR, ठीक है, EPOR। ई का मतलब आप सिंटेक्स में सबसे पहले, अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, सबसे पहले आपने एक्सप्लोर किया, वहां पे क्या था, प्रेजेंटेशन था, डायरेक्टली आपने उनके सामने कंटेंट को प्रेजेंट करते, यहाँ पे एक्सप्लोर होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। अब उनकी पुरानी नॉलेज के अंदर नई नॉलेज को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एसिमिलेट करा रहे हो, एसिमिलेट का मतलब यही होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करो, पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को एसिमिलेट करा रहे हो। अब उस नॉलेज को आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, अब उसके बाद उसको रिसाइट कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में इस केस में टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही प्राइमरी प्लेस मिलता है, दोनों ही यहाँ पे एक्टिव होते हैं, जबकि मेमोरी लेवल में सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव नहीं होता, यहाँ पे दोनों ही प्राइमरी प्लेस पे होते हैं, वो दोनों ही एक्टिव होते हैं। सपोर्ट सिस्टम में अगर हम बात करें, ओरल, रिटन, ऐसे एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है एज अ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। फिर आ जाओ रिफ्लेक्टिव लेवल पे। रिफ्लेक्टिव लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल बोला जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया हुआ PYQ में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वो क्रिटिकली चीजों को थिंक कर पाते हैं, डीपली थिंकिंग होती है, यहाँ पे कैसी होती है, डीपली थिंकिंग होती है। अब वो अपने जो भी थिंकिंग है उसको, उसकी मीनिंग को मतलब उसको जो भी थॉट है ना, उसको समझ पा रहे, केयरफुली उसको, मतलब उसको जनरलाइज कर पा रहे हैं, मतलब इसको, सॉरी ऐसे समझो, जनरलाइज ना समझो। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, जो कुछ भी है ना, उस पर डीपली वो थिंक कर रहा है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसके बारे में अच्छे से समझ रहे हैं, क्रिटिकली उस चीज को सोच रहे हैं कि उस ये चीज कैसे हुआ यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग में, मतलब यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक तरीके का प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग इसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसे, प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग होती है। यहाँ पे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, ये हायर लेवल की थिंकिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है, हायर लेवल की थिंकिंग होती है, पूछा हुआ है आपका, ये हायर लेवल की थिंकिंग होती है। मेमोरी लेवल क्या होती है, लोअर लेवल की थिंकिंग होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम सेंटर्ड का अप्रोच किया जाता है, यहाँ पे वो क्या करते हैं, नॉलेज को क्रिएट करते हैं, नॉलेज को ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं विद द क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल्स का यूज करके क्या करते हैं, नॉलेज को यहाँ पे वो क्रिएट करते हैं। ओपन थिंकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, अपनी टीचिंग का, अपनी लर्निंग का वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्टिव। जैसे इंट्रोस्पेक्टिव लर्न, इंट्रोस्पेक्टिव कहने का मतलब क्या है, वो इंट्रोस कर पा रहा है, ठीक है, मतलब डिटेल में, डीप में जा पा रहे हैं, ठीक है। इसको ये बिगी एंड हंट का टीचिंग मॉडल था, ठीक। इसमें फोकस किस पे रहता है,
टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन, इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग। यहाँ पे हम क्या फोकस किस पे रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे, इंडिपेंडेंट लर्निंग पे। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके सामने क्रिएट कर दोगे। अब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे ही होती है। अब वो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या है, आप एक टेंटेटिव सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन, मतलब पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, एक टेंटेटिव सोल्यूशन यहाँ पे निकालते हो, ठीक है। तो ये होता है हाइपोथेसिस। उसके बाद आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस के बेसिस पे अपने डेटा को कलेक्ट करते हो और फिर आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाई है उसके बेसिस पे उसको टेस्टिंग करते हो। तो ये होता है सिंटेक्स में, ठीक। अब सोशल सिस्टम में क्या होता है, अब यहाँ पे बच्चे जो पीपल्स हैं वो प्राइमरी प्लेस पे होता है और टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। टीचर यहाँ पे सेकेंडरी प्लेस पे होता है। मेमोरी लेवल पे टीचर प्राइमरी प्लेस पे था, बच्चा सेकेंडरी प्लेस पे था। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे दोनों ही प्राइमरी प्लेस पे थे, दोनों ही एक्टिव थे। बट इन रिफ्लेक्टिव केस पीपल क्या है, एक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर एक्यूपाई द सेकेंडरी प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एटीट्यूड हो गया, ऐसे टाइप के टेस्ट को यूज नहीं किया जाता है। इस यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एटीट्यूड, बिलीफ इन, मतलब कैसे एटीट्यूड से रिलेटेड, बिलीफ से रिलेटेड, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो ये थी आपका यूनिट 7 का ए सेक्शन, ठीक है। पूरा ये की पॉइंट में मैंने बता दिया है, ठीक है। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको, वो सारी आपकी एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज में पूछी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गई है, जस्ट अ सेकेंड। वो ऑटोनॉमी वाली स्लाइड कहाँ गई, मैंने वो ऐड नहीं की, जस्ट सेकेंड। अगर मैं देख लेती हूँ, अगर वो ऐड किया हुआ है तो मैं भी करा दूंगी, वरना फिर उससे मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। वैसे ऐड तो किया था बट आई थिंक 2 मिनट को। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम लोग ने पेडागोजी कर ली, पेडागोजिकल एनालिसिस कर ली, है ना। और ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, कैसे मेमोरी लेवल पे या फिर रिफ्लेक्टिव या फिर क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक। अब हमारे पास ये रह जाता है एंड्रोगोजी, ठीक है। ये आपका है यहाँ पे, ठीक है। एंड्रोगोजी क्या होती है, कॉम्पिटेंसीज क्या है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में, थ्योरी क्या है एंड्रोगोजी की, और डायनेमिक मॉडल को, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। आराम से भी पढ़ोगे, क्योंकि यूनिट 7 आपको समझ, सिर्फ जो आपका डी सेक्शन है जहाँ पे फ्लैंडर्स की इंटरेक्शन वगैरह है, ठीक है, उसको समझने में शायद थोड़ा सा दिक्कत लगे आप लोगों को। अदरवाइज ये बहुत इजी यूनिट है, बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेंगे, है ना। और अगर किसी को क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। इसके अलावा आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, बिकॉज जो भी अपडेट्स होती है या फिर मुझे कुछ भी क्लास से रिलेटेड है, कोई भी अपडेट करना होता है, वो मैं सारी चीज़ें वहीं पे अपडेट करती हूँ। और जो भी पीडीएफ वगैरह या फिर मैं इधर यूनिट 9 के काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, क्विज के फॉर्म में। मैं क्विज के फॉर्म में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे तो आपको क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे, तो जरूरी है कि आपको क्विज के फॉर्म में भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इसी वजह से मैं क्विज के फॉर्म में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहां पे देती रहती हूँ, ठीक है। तो सभी लोग, और उसके अलावा जो भी पीडीएफ वगैरह है, ठीक है, एक आध पीडीएफ में अभी, और कुछ इंपॉर्टेंट जो इमेजेस वगैरह है वो सारी मैं वहीं पे शेयर करूंगी, तो वो सब चीजें आप लोग को वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। उसके अलावा आज हम लोगों को 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर रखा हुआ है, बट आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और सभी लोग, टाइम बहुत कम है, आज हो गया आपका 31। एंड हाँ, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि आप लोगों का
एक दिन के लिए लिंक फिर से एक्टिवेट हुआ है। तो जिन लोगों का कुछ लोगों के टेक्निकल दिक्कत आ रही थी फॉर्म को सबमिट करने में, तो जिन लोगों को भी अभी भी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो आज का दिन है उनके पास, जल्दी से जल्दी फॉर्म को सबमिट कर दो, अदरवाइज फिर वो सबमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेट मुझे नहीं लगता अब एक्सटेंड करेगी, क्योंकि CSIR के आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि डेट आगे की तरफ, ये जो 13 से 22 जून का उन्होंने टेंटेटिव दिया है डेट, वो आगे की तरफ जाएगी, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो इसी वजह से सभी लोग अपना फॉर्म सबमिट कर दें, है ना, जल्दी से जल्दी, आज ही, जल्दी से जल्दी, कि आज ही का टाइम है ना, और अपनी प्रिपरेशंस को एक स्ट्रैटेजी की तरह, ठीक है, लेके चलो, कि ये नहीं कि आप इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए बैठ जाओ, हाँ अब मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, नहीं, वो टाइम चला गया। जिसने पहले से किया है वो ठीक है, अब जो अभी से बिल्कुल अभी भी जाग रहे हो, उनके लिए क्या करना है कि जितना कोशिश करो PYQ के क्वेश्चंस करो, और अब ये देखो कि किधर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, उन क्वेश्चन से फोकस करो, है ना, और जितना रिवीजन सीरीज वगैरह है उनसे भी कवर करते रहो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।